हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है, जो कि बहुत आसान चैप्टर है, जिसका नाम है सदिश बीजगणित की प्रश्नावली 10.1 को सॉल्व करेंगे। और बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं, छोटे नंबर में। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है। तो देखो, प्रश्नावली तो बहुत ही आसान है, छोटे छोटे 5 क्वेश्चन है, लेकिन इसका मेन पार्ट क्या है, इसका बेसिक। ठीक है, इसका जो परिचय है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको पहले हम जानते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सदिश। देखो बच्चों, सदिश राशि, अदिश राशि कक्षा 9 से आप पढ़ रहे हो, आप पहली बार नहीं सुन रहे हो कोई। सदिश राशि को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। और एक मेरी पर्सनल टिप्स ये रहेगी, क्योंकि आज तो आप क्लास 12th में हो, कल आप ग्रेजुएशन में जाओगे, है ना। और जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो किताबें होती हैं वो अंग्रेजी में होती हैं। आपको पता है, एक स्टोरी भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो, जब मैं क्लास 12th के बाद, जब मैं मैं जब बीएससी में गया, मैथमेटिक्स मेरी ब्रांच थी। और ठीक है, और ये जो टॉपिक था वो हमारे फिजिक्स में भी आता है और हमारे वहाँ पे भी आता है, मैथ में भी आता है। तो फिजिक्स की क्लास थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ, मुझे कभी अंग्रेजी के वर्ड सिखाए नहीं गए और मुझे खड़ा कर दिया क्लास में। बता भाई, वेक्टर किसे कहते हैं? अब मैं सोच में पड़ गया कि वेक्टर क्या होता है भाई। मैं बोला सर मुझे नहीं आता। ठीक है, तो जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाई होती है वो अंग्रेजी में होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो सदिश को वेक्टर कहते हैं। और मैं घर पे आ जाके जब आता हूँ और देखता हूँ, अरे यार सदिश राशि पूछा था मुझसे, मुझे तो आता है यार भाई, है ना। तो इतनी बेइज्जती हुई थी। तो वर्ड्स को अपने यूज टू लाइफ में रख लो, तो आपके जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी ना, वो आपको फेस ना करनी पड़े। इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ, हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग रखता हूँ थोड़ा मोड़ा, है ना। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? दिशा युक्त और दिशा सहित। ठीक है, जिसमें दिशा हो। ठीक है, जिसमें क्या हो? दिशा हो। राशि 2 प्रकार की मिलेगी आपको, सदिश राशि और अदिश राशि। यहाँ वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर का मतलब होता है जिसमें दिशा का ज्ञान होता है। जैसे आपने कक्षा 11 में फिजिक्स पढ़ी होगी, तो कोई भी अगर हम वेक्टर ए लिख रहे हैं तो उसके ऊपर एक चिन्ह ऐसे लगा होता था, एरो। जब तक ये एरो नहीं लगेगा तो आप इसे वेक्टर नहीं कह सकते। कह सकते हो? नहीं कह सकते। सदिश नहीं कह सकते। सदिश का मतलब ही होता है कि भाई उसमें दिशा है, दिशा युक्त है, वो उसको अपनी डायरेक्शन पता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब हम जानते हैं सदिश राशि के बारे में। सदिश राशि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या है वो? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है और जिनकी अंतरिक्ष में एक निश्चित दिशा होती है। तो भाई अंतरिक्ष अंतरिक्ष के चक्कर में मत पड़ो, आपको क्या लिखना है? ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसमें दिशा का ज्ञान भी होगा और उसका मान का भी हमें पता होगा। ठीक है, परिमाण का मतलब मान, अंकिक मान। ठीक है, ऐसी राशि जिसमें दिशा का ज्ञान हो, परिमाण का ज्ञान हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जो वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, आघूर्ण हो गया, संवेग हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपकी सदिश राशियां हैं। इनमें दिशा और कितना क्या लग रहा है, जो परिमाण है वो सब पता होता है। इसी वजह से ये सदिश राशि है। दिशा और परिमाण से अगर कोई एक राशि का मान हमें पता हो, किसी एक का ही ज्ञान हो, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। दोनों पता हो तो सदिश राशि, दोनों में से कोई एक पता हो तो उसे हम कहेंगे अदिश राशि। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, जैसे ये मैंने ले लिया ए बी। ठीक है, ये एक रेखाखंड है, ए बी है। अगर इसकी मैं दिशा ऐसे बना दूं, इस रेखाखंड की दिशा मैं ऐसी कर दूं, तो इस ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए बी, ए से बी की ओर जा रहा है। ठीक है, ए से बी की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ये ए क्या है? आपका प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है। ये ए क्या है बाबू? आपका प्रारंभिक बिंदु है। और ये बी की तरफ जा रहा है, बी पे आके खत्म हो रहा है, एरो बी पे बना हुआ है। तो बी आपका अंतिम बिंदु है, फाइनल पॉइंट है ये आपका। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल में और जानेंगे। ठीक, तो तब जाके ए से बी की ओर जा रहा है, तो ए बी लिखेंगे, ए से बी की तरफ एरो लगा, ए बी सदिश राशि है। ठीक है, ए बी ये एक वेक्टर को प्रदर्शित कर रहा है, दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ए इसका इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। बी इसका अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्रारंभिक बिंदु के बारे में।
कि प्रारंभिक बिंदु क्या होता है। देखिए ये एक मैंने क्या ले ली, ओ पी ले ली, यहाँ ओ बिंदु है और ये ऐसे गया, ये पी बिंदु है, ठीक है। तो ओ से स्टार्ट हुआ है, ये जो वेक्टर है, ये जो सदिश है, वो किधर से स्टार्ट हुआ, जिधर से स्टार्ट होता है उसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। जहां से सदिश प्रारंभ होता है उसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। ये इतना आसान चैप्टर है, क्लास 6-7 के बच्चों को उठा के लाकर बस हम पढ़ाओ दो ना, वो भी आराम से समझ जाएगा और कर लेगा, है कि नहीं। तो जहां से कोई सदिश स्टार्ट होता है उसे हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। यहाँ पे ये जो ओ है वो हमारी प्रारंभिक बिंदु है। क्या है बच्चों, प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। और ये जो पी है जहाँ पे खत्म हो रहा है वो क्या अपनी अंतिम बिंदु है, ठीक है। और ये दिशा युक्त है, दिशा युक्त अगर इसको मैं लिखना चाहूँ सदिश को तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, ओ पी, ओ से पी की तरफ तीर बनेगा ऐसे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सदिश थी ओपी, तो जहां से स्टार्ट हुई, कहीं से स्टार्ट होगा तो वही तो खत्म तो होगा ना भाई मेरे। ओ से स्टार्ट हुआ तो ओ को हमने प्रारंभिक बिंदु कहा था, अब पी पे खत्म किया आपने तो पी हमारा होगा अंतिम बिंदु। सदिश ओपी बिंदु पी पर समाप्त होता है उसे हम अंतिम बिंदु कहते हैं। जहां पर कोई सदिश समाप्त होता है उस बिंदु को हम अंतिम बिंदु कहते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे सदिश राशि के परिमाण के बारे में। कोई भी सदिश राशि आपको दी गई है और उसका परिमाण आपको निकालना, तो कैसे, ये सब क्वेश्चन भी आ जाते हैं 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई सदिश है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास, क्योंकि अभी चैप्टर आप पढ़ने वाले हो त्रिविमीय ज्यामिति 3D के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ तो और डिटेल में जाएंगे। 3D 3 डायमेंशन के बारे में आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये सपोज करो ये मेरा एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है और ये मेरा जेड अक्ष है, ठीक है। और ये मेरा मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है ओ, और मुझे एक सदिश खींचना, एक बिंदु है मेरे पास पी बिंदु हो गया, ठीक है। पी बिंदु के निर्देशांक हो गए एक्स वाई जेड, 3 तल, ठीक है, 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर ये बिंदु मेरा पी है, इस बिंदु की अगर मुझे पोजीशन बतानी है तो ये ओ पी, ये मेरा क्या हो गया, इस पी बिंदु का पोजीशन वेक्टर हो गया। ये मेरा एक सदिश है ओ पी, ठीक है। तो कोई भी सदिश हो गया, सपोज करो ओ पी मेरे पास एक सदिश है, मैं नाम मान लेता हूँ कि ये सदिश है 2i + 3j + 2k, ये एक सदिश है, मान लेते हैं ओपी, माना करके लिख दो। अब किसी भी सदिश का मुझे क्या निकालना है प्यारे बच्चों, परिमाण निकालना है, परिमाण। 1 नंबर में आता है ये प्रश्न, हल्के में मत लो। परिमाण मॉडुलस के अंदर होता है, मापांक कहते हैं। इसका निकालने का टेक्निक क्या होता है, अंडर रूट आई का जो भी गुणज है उसका वर्ग करो, 2 है वर्ग करना है, प्लस जे का जो भी गुणज है उसका वर्ग करो, प्लस के का जो भी गुणज है उसका वर्ग करके सबको जोड़ते रहो। 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, ठीक है। 4 और 4 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। तो ये अगर हमारे पास ओपी सदिश ये होता तो इसका परिमाण ये होगा। ये भी एग्जाम में आता है 1 नंबर में, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो परिमाण भी क्या होता है मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है आपका स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी है मैंने, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा एकदम आराम से। क्या कहते हैं, त्रिविमीय 3 डायमेंशन, एक्स अक्ष, वाई अक्ष होगा, जेड अक्ष होगा। अगर आपको कमरे के आधार पर समझाऊं तो ये जो फर्श है बाबू, मान लो कि ये एक्स अक्ष है, ठीक है। ये जो देखो बाबू, ये इधर की लंबाई अपनी एक्स अक्ष, चौड़ाई अपनी वाई अक्ष, और ये जो ऊंचाई है ये अपनी जेड अक्ष हो गई। मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम बोलोगे भैया कहाँ पे होगा। तो ये सपोज करो फर्श है जहाँ पे तुम बैठे हो पढ़ रहे हो, मान लो, तो उसकी एक लंबाई हुई, चौड़ाई हुई, लंबाई को एक्स मान लो एक्स अक्ष, चौड़ाई को वाई अक्ष मान लो, और ये जो ऊंचाई है कोने पे ये क्या है, जेड अक्ष है, ठीक है। कह रहे त्रिविमीय दक्षिणावर्ती समकोणीय निर्देशांक को ध्यान में रखते हुए
इसको भूल जाओ। कोई भी अगर बिंदु है आपके पास, सपोज करो कोई बिंदु होगा तो उसके 3 डायमेंशन होंगे, एक्स में कुछ जाएगा, वाई में कुछ जाएगा, जेड में कुछ जाएगा। तो मान लेते बिंदु हमारे पास एक्स वाई जेड है। अब इस बिंदु को मुझे इस 3 डायमेंशन में दिखाना है। तो ये मेरा बिंदु पी है, इस पी बिंदु को यहाँ पर जो मेरा पी बिंदु है, इसकी मैंने इनिशियल पोजीशन यहाँ से ले ली और इससे इसको मैंने मिला दिया इस पी बिंदु को, और दिशा मैंने इसको ये दिखा दिया। तो ये पी जो बिंदु है, ठीक है, ओ पी, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, सदिश हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, आर वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई भी बिंदु है आपका, कोई भी बिंदु हो, उसका जो अगर स्थिति सदिश निकालना है तो वो हमेशा ओ से मेजर किया जाएगा। प्रारंभिक बिंदु इसका ओ होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पी नहीं, मान लेते हैं एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है। तो ए का स्थिति सदिश अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, ओ ए लिखूंगा। अगर मुझे ए बिंदु दे रखा है 2, -3, 1, तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा, 2i -3j, 1 है तो 1 के। एक्स वाले को हम i लिखते हैं, वाई वाले को हम j लिखते हैं, z वाले को हम k लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बिंदु दे रखा है तो स्थिति सदिश आप ऐसे बना सकते हो, एक्स वाले के लिए i, वाई वाले के लिए j, z वाले के लिए k लगा देते हैं, ठीक है। और हमेशा किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश प्रारंभिक बिंदु ओ से मेजर किया जाता है, ठीक है। परिमाण के बारे में तो अभी मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही, ठीक। अब हम सदिश पढ़ रहे हैं। अदिश राशि तो मैंने बता दिया, अदिश राशि क्या होती है, जिसमें परिमाण और दिशा में से किसी एक का ज्ञान हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं, सिंपल। तो अब हम बात करेंगे सदिश राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और इनकी भी एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न में ही आते हैं। पहले हम बात करते हैं शून्य सदिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रश्न आता है एग्जाम में। शून्य सदिश क्या होता है, अगर मैं बताऊं शून्य सदिश क्या होता है, ये 0i + 0j + 0k, ये हमारा शून्य सदिश हुआ। ये हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चों, शून्य सदिश हुआ। अब शून्य सदिश क्या होता है पढ़ लेते हैं। एक सदिश जिसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु, जो पहला बिंदु है और जहाँ पे खत्म होता है, दोनों बिंदु जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे खत्म होता है, दोनों जब संपाती होते हैं, संपाती एक के नीचे एक होता है जो उसे संपाती कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु भी वही है और अंतिम बिंदु भी वही है। एक के नीचे एक का मतलब क्या होगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो गया। ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं, क्योंकि उसने जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आगे गया ही नहीं, वहीं पे खत्म हो गया, एक के नीचे एक है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं, ठीक है। शून्य सदिश को हम 0 वेक्टर से दर्शाते हैं, 0 के ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। और इसका अगर परिमाण में निकालोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। कोई भी क्या मतलब आपका जो शून्य सदिश होगा, शून्य हुआ एक्चुअली, और शून्य पे ऐसे लिख देते हैं, उसका x, y, z तीनों निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 0 होते हैं, इसीलिए उसको हम शून्य सदिश कहते हैं। अगर मैं बिंदु के रूप में लिखूं 0 0 0 होगा, ठीक है। और शून्य सदिश का परिमाण भी क्या होता है, शून्य होता है। अगला टॉपिक जो एग्जाम में आता है, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश तो अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आने वाली जो प्रश्नावली है 10.2 उसमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, और एग्जाम में आ भी जाता है मात्रक सदिश निकालने के लिए 1 नंबर में, या फिर कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा गया है, ठीक है। आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश क्या होता है, ऐसे सदिश को जिसका परिमाण 1 इकाई हो मात्रक सदिश कहते हैं। कोई भी सदिश है, उसका हमने परिमाण निकाला और उसका मान हमें 1 मिल गया, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं, ठीक है। देखो अब आते हैं मात्रक सदिश निकालने का जो सूत्र होता है, ठीक है। एक क्या, कोई भी वेक्टर दे रखा होगा, उस वेक्टर को उसके परिमाण से क्या कर देना है, भाग दे देना है। ऐसा सदिश, ये मात्रक सदिश निकालने का सूत्र हुआ। अगर किसी सदिश का परिमाण 1 आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है बस, और निकालने का सूत्र ये हुआ, ये 10.2 में पढ़ोगे। अब आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह है सह अदिश, सह अदिम सदिश। ये कुछ भारी भरकम हिंदी में वर्ड्स हैं,
मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको अंग्रेजी में अपने दिमाग में रखें। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, दो या दो से ज्यादा सदिश जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है, उसे हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं, सह अदिम सदिश कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस चित्र में देखो, ये जो मेरा ओ बी है, ये मेरा ओ ए है और ये मेरा ओ सी है, तीन वेक्टर है। एक तो ओ सी हो गया, एक ओ बी हो गया और एक ओ ए हो गया। तो तीनों जो वेक्टर हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर किसी एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा हो, उनका एक ही पॉइंट हो, इनिशियल बिंदु एक ही हो, तो उसे हम सह अदिम सदिश कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। यहाँ पे ये जो ओ सी है, ओ बी है, ओ ए है, ये हमारे को इनिशियल वेक्टर्स हैं, सह अदिम सदिश हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, संरेख सदिश, ये एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समानांतर हो तो उनको संरेख सदिश कहते हैं। ठीक है, देखिए ये इस रेखा के समांतर ये वाला है, इसके समांतर ये वाला है, इसके समांतर वो वाला है। यहाँ दिशा से मुझे लेना देना नहीं है। अब इसका मैं एक सिंपल फॉर्म बताऊंगा। देखिए ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला उधर जा रहा है, ये वाला उधर जा रहा है। तो ये जो एफ ई, देखो ये क्या है? ई एफ वेक्टर है। अगर इसको मैं सदिश के रूप में लिखूं तो ई से स्टार्ट हो रहा है, एफ पे जा रहा है, ई एफ वेक्टर है। ये मेरा क्या है? सी डी वेक्टर है। तो ये सी डी ई एफ अगर मैं इधर लूँ, यहाँ अपना है ए बी, ये तीनों एक दूसरे के क्या है? समानांतर, एक के नीचे एक रखे हुए। तो ये हमारे क्या है? संरेख सदिश है। ठीक है, समांतर होने पर क्या बोलोगे? संरेख। अगर मान लो यदि आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, अगर आप इन दोनों को मान लेते हैं, ए को, यदि ए वेक्टर को अगर मैं बी वेक्टर के लैम्डा मल्टीपल्स लिख दूं, क्या लिख दूं? लैम्डा मल्टीपल्स। और ये लैम्डा कुछ भी हो सकता है, प्लस का, माइनस का, 1 2 3 4 10, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों सदिश आपस में क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। ए और बी क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास ए अपने पास क्या है? 2i प्लस 2j प्लस 3k है, और बी मेरे पास है 4i 4j प्लस 6k है। ठीक है, सो देखो ये जो बी वेक्टर है, यहाँ से मेरा 2 बन स्टार है, 2i प्लस 2j प्लस 3k, है ना? तो ये 2, और ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली अपना ए वेक्टर है, ए वेक्टर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने बी वेक्टर को लैम्डा की जगह पे 2 है, मैंने बी वेक्टर को ए वेक्टर के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख दिया है। यानी कि ए और बी मेरे क्या है? संरेख सदिश है। किसी वेक्टर को किसी के अगर मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख देते हो तो वो दोनों सदिश क्या हो जाते हैं? संरेख हो जाते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जरूरी नहीं कि लैम्डा प्लस में ही आए, माइनस प्लस में आए, जरूरी नहीं, माइनस का भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट, समान सदिश। क्या होता है समान सदिश? देखिए यदि दो सदिश, एक सदिश मैंने ए ले लिया, एक सदिश मैंने बी ले लिया, समान है, अगर दो सदिश समान है तो उनमें क्या होगा? उनका परिमाण बराबर होगा। जो ए का मान होगा, जो बी का मॉडुलस निकालोगे, ए और बी दोनों के मान समान होने चाहिए, पहली बात तो ये है। उसके साथ ए और बी एक ही दिशा में भी होने चाहिए। ये देखिए इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा, नहीं, दोनों की दिशा भी एक हो और दोनों का परिमाण भी एक हो। जब दिशा भी एक हो, परिमाण भी एक हो, तो सदिश भी वो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। भले ही नाम तुम अलग बोलो, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, इंसान दोनों एक ही है। तुमने जैसे मैंने यहाँ पर ये काला शर्ट पहन लिया, ठीक है, इसके ऊपर मैं सफ़ेद शर्ट पहन लूँगा, शर्ट मेरी अलग अलग है, लेकिन इसके अंदर का जो इंसान है वो तो सारा की है ना। तो कहने का मतलब है, अगर दो वेक्टर आपके पास हैं, दोनों का परिमाण समान हो, ठीक है, और उसके बाद दोनों की दिशा समान हो,
तो वो दोनों सदिश अलग अलग ना होकर एक ही है, ये कहने का मतलब उसे हम क्या कहेंगे, समान सदिश कहेंगे। नेक्स्ट, ऋणात्मक सदिश क्या होता है? सदिश ए बी का ऋणात्मक सदिश वह होगा जो इसके विपरीत दिशा में हो और परिमाण में समान हो। सपोज करो ये मेरा ए बी है, ये एक मेरा ए बी सदिश है, तो इसका ऋणात्मक क्या होगा विपरीत दिशा में, तो ये हो जाएगा, ये ए है ये बी है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसका ऋणात्मक सदिश हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये इसका ऋणात्मक सदिश हो जाएगा अगर मैं चिन्ह विपरीत करके लिखूं तो जहां तक मैंने आपको बताया, जितनी जितनी चीज आपको जरूरी थी वो मैंने तो सारी बता दी, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे तो उसके साथ साथ हम और भी चीजें सीखते जाएंगे। इतना बेसिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अब हम प्रश्न करेंगे तो सीखते जाएंगे, और इस प्रश्नावली से बहुत प्रश्न ना के बराबर पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर का ही आ सकता है, वो भी छोटे नंबर में ही आएगा, बड़े नंबर में तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। हालांकि बेसिक है, जानकारी जरूरी है, आगे की प्रश्नावली में हमें हेल्प करेगा, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रश्न है ये सारे आपको मिलेंगे आगे की चीज़ों में, और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वहाँ पे भी मिलेंगे। और आप लोगों से निवेदन कि आप हमारा एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF है प्रीमियम नोट्स वो ज़रूर परचेज कर लें, आपके भला ही होगा। अभी बहुत तगड़ा ऑफर चल रहा है, 100 रुपये में सारे मिल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 10.1 के पहले प्रश्न में। NCERT बहुत ही आसान है, हद से ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। मतलब आलेख बना के दिखाना है, ग्राफ बना के दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 डायमेंशन में ये एक्स अक्ष है, एक्स नहीं लिखना है आपको, आपको एक्स नहीं लिखना है। इधर क्या होता है अपना प्यारे बच्चों, इधर अपना होता है पूर्व, ठीक है, इधर अपना होता है पश्चिम, इधर अपना होता है उत्तर, और इधर होता है अपना दक्षिण। पूर्व, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर सर के ऊपर उत्तर, ठीक है, नीचे अपना पैर की तरफ दक्षिण, इधर पूर्व इधर पश्चिम, ठीक है। जब बनाओगे कॉपी में तो ऐसे बनता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं उत्तर से, ये उत्तर है, उत्तर से पूर्व की ओर, ये पूर्व है, 30 डिग्री उत्तर से पूर्व, 30 डिग्री का कोण घूमेगा उत्तर से पूर्व की तरफ, ये 30 डिग्री है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण कितना होगा, 30 डिग्री। पूर्व में, उत्तर से पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आरेखीय निरूपण कीजिए। 40 किलोमीटर का विस्थापन, ठीक है, 40 किलोमीटर का विस्थापन दिखा दें। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर ये 10 किलोमीटर, ये 20, ये 30 और ये 40 है। 40 किलोमीटर का विस्थापन दिखाना है। ये हमारा O बिंदु है, और इस बिंदु को मैं P नाम देता हूँ, ठीक है, OP। ये मैंने चित्र में दिखा दिया। अगर मैं मुझे यहाँ दिखाना है, यहाँ लिख भी सकता हूँ 10 किलोमीटर, यहाँ लिख दो 20 किलोमीटर, यहाँ लिख दो 30 किलोमीटर, और यहाँ लिख दो 40 किलोमीटर। तो ये जो OP है, उत्तर से पूर्व की तरफ 30 डिग्री में 40 किलोमीटर का विस्थापन दिखा रहा है। उत्तर से पूर्व, उत्तर को टच करना चाहिए, पूर्व की ओर आना चाहिए। अगर आप नीचे से बनाओगे, पूर्व से ये उत्तर को टच ही नहीं कर रहा है। ध्यान से पढ़ना है, उत्तर से यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से मत स्टार्ट कर देना नीचे से, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब ये प्रश्न में अगर मैं क्लास 9th 10th के बच्चों को बताऊं, हो सकता है वो एक झटके में बता दे फट से आकर, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी। क्यों? आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग चीज़ों को समझ, आप तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चीज़ों को सिर्फ रटते हैं, समझते तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि भाई क्या है, क्या कॉन्सेप्ट, लेना देना ही नहीं है कॉन्सेप्ट से। हमें तो बस सर बता दो कौन सा एग्जाम में आता है, बस पास हो जाए हम, है ना, हमें तो बस पास होना है, हमें तो बस अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। देखो, 2 तरीके के इंसान होते हैं लाइफ में। अच्छे नंबर 2 इंसानों को ला सकता है, एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक रट्टा मारने वाले के साथ।
मैं आपको बता दूं, मैं जब बीएससी में गया ना, बीएससी में गया तो एक मेरी दोस्त थी, लड़की थी, और मैं भी था। मेरे हमेशा ज़्यादा नंबर आते थे मैथ में पूरे कॉलेज में, ठीक है। लेकिन मेरी जो दोस्त थी एक, उसके एक, क्योंकि हमारे मैथ के ना 3 पेपर होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड पेपर में जो सबसे थोड़ा हार्ड माना जाता है, रिजिड बॉडी एंड डायनेमिक्स करके था वहाँ, उसे हार्ड माना जाता है। तो उस पेपर में उस लड़की के सबसे ज़्यादा नंबर आ गए। मेरी कमी क्या थी? देखो, मैं तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक करने की सलाह देता हूँ, विगत वर्षों के प्रश्न करने की सलाह देता हूँ। मेरा माइंडसेट पता क्या था? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ा, ठीक है, कभी भी विगत वर्षों के प्रश्न भी नहीं किए। मेरा मानना था कि जो मेरा सिलेबस है, अगर मुझे सब आ जाएगा, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, भाई क्वेश्चन तुम कहीं से भी दे दो मैं आराम से कर दूंगा। ये मेंटेलिटी होती थी, मैं पूरी किताब पढ़ता था। और यही मेंटेलिटी लेके मैं बीएससी भी चल रहा था। जब मैं बीएससी सेकंड ईयर में था तो यही मेंटेलिटी के साथ मैं पूरी किताब पढ़ रहा हूँ, 7 किताबें उस साल। और मैं जब थर्ड पेपर में आ रहा हूँ, थर्ड पेपर मेरे लिए बहुत लेंथी हो जा रहा है, मैं सारा कुछ पढ़ के आ रहा हूँ, सारा कुछ पढ़ रहा हूँ, मेरे को सारा कुछ पढ़ना है, मुझे सारा नॉलेज चाहिए। अब वो लड़की क्या करती है, वो जाती है दुकान में और खरीद लाती है 5 साल के पेपर, ठीक है। और मुझे तो पता ही नहीं कि भाई पेपर जो यूनिवर्सिटी पेपर होते हैं ना, जो कोई PYQ आ रखे बस वहीं से पेपर रिपीट होता रहता, कोई नया क्वेश्चन बनता ही नहीं है। उस लड़की ने किया, सारे 5 साल के क्वेश्चन जितने भी आ रखे थे रट डाले, एक तरफ से सारे रट डाले। एग्जाम में क्वेश्चन आया, 50 नंबर का पेपर होता है, 50 में से उसके 48 नंबर, ठीक है, उसके 48 नंबर। मेरे कितने? मेरे 30 नंबर। मैंने सारा पढ़ा, दोनों किताब पढ़ के गया, और इतना लेंथी हो गया। बाकी 2 पेपर में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है, लेकिन उस पेपर में मेरे 30 नंबर आए। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया, मैं रो रहा हूँ। एग्जाम का रिजल्ट जब आया तो मैं रो रहा हूँ कि यार थर्ड पेपर में मेरे इतने कम नंबर कैसे आ गए। और फिर देखा कि उस लड़की को तो कुछ भी आता नहीं था, क्लास में मैं देखता रहता, उस लड़की के 48 नंबर कैसे आ गए, मैं सोच में पड़ गया, ठीक है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर नंबर लाने हैं, और बाद में जब उस लड़की को पूछा जाता है कोचिंग वगैरह क्लासेस में, तो उसको कुछ नहीं आ रहा है। तो ये होता है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि अगर कोई से बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कॉन्सेप्ट की कमी है, ठीक है। और मुझे खड़ा कर दिया, मैंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद मैंने उस पेपर में इम्प्रूवमेंट भरा था, और फिर मेरे ज़्यादा नंबर आ गए थे। तो ये भी होता था। कॉलेज में आप इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हो किसी एक सब्जेक्ट का, तो मैंने मैथ में दिया था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैं BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अपने पूरे कॉलेज में मेरे से ज़्यादा नंबर किसी के नहीं आते थे, ठीक है। और मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट रहा है जीवन भर। मैं मैथ इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे आसान लगती थी, ठीक है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को बहुत हल्के में लेता था, और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले डट के पढ़ता था। लेकिन डेली पढ़ता ज़रूर था फिजिक्स केमिस्ट्री, आधा घंटा 1 घंटा डेली पढ़ लिया बहुत है मेरे लिए। लेकिन मैथ में डेली 7 से 8 घंटे पढ़ता था डेली, सेल्फ स्टडी, वो भी सेल्फ स्टडी। ये नहीं कि हमारे टाइम में कोई यूट्यूब तो था ही नहीं, ना ही हम कहीं अलग से कोचिंग कॉलेज में जाते थे। कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने बहुत बकवास कर ली, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश रूप में श्रेणीबद्ध आपको करना है। अदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण और दिशा में से किसी एक का ज्ञान हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश क्या होता है? जिसमें दोनों का ज्ञान हो। तो आ जाते हैं 10 kg। यहाँ पे सिर्फ परिमाण का पता है, दिशा का पता है क्या? नहीं। तो ये राशि क्या होगी? अदिश राशि होगी। 2 मीटर परिमाण पता है अपने को, और यहाँ पे दिशा भी पता है, उत्तर पश्चिम। 2 किलोग्राम, 2 मीटर है, मान पता हो गया, परिमाण पता हो गया, उत्तर पश्चिम दिशा भी पता हो गई। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये अपना सदिश है। कौ से अदिश, सौ से सदिश लिखूंगा। यहाँ पे आ जाओ, 40 डिग्री। यहाँ पे सिर्फ दिशा का अनुमान है, डिग्री दिशा बताती है, ठीक है, परिमाण का पता नहीं है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? अदिश है। 40 वाट, तो यहाँ पर सिर्फ परिमाण का पता है, ठीक है, दिशा का आता पता नहीं है। तो ये क्या अपना अदिश है। फिर आ जाओ, 10⁻⁻19 कूलम, परिमाण पता है, दिशा नहीं पता। तो ये क्या है? अदिश राशि है। यहाँ पे आ जाओ, 20 मान पता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? कमेंट जरूर करना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? कक्षा 9-10 से पढ़ रहे हो आप, अब देखूंगा किस बच्चे को आता है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये एक सदिश राशि है। कमेंट करके बताओ, इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। प्लीज कमेंट कर दो, मैं देखता हूँ कितने बच्चों को पता है। ये हो गया।
तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से सदिश एवं अदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। वही चीज़ है, तो उसमें तो ये ज़्यादा आसान था, बल्कि अब ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है। ठीक, उसमें पूरा पूरा अंक एक दिशा विशा लिख के दे दिया था, इसमें नहीं दिया है। समय कालांश, समय कालांश एक तरीके से सिर्फ परिमाण की बात कर रहा है, दिशा विशा की बात नहीं कर रहा है। तो ये एक अदिश राशि है, दोनों का ज्ञान होगा तो ही सदिश होगा। दूरी, जैसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जा रहे हो, ठीक है, दूरी बोल दिया इसने। ठीक है, दूरी तो सिर्फ परिमाण का पता है, तो दूरी बोला है, तो ये भी क्या है मेरे दोस्त, अदिश राशि है। फिर आ जाओ बल। बल 2 न्यूटन है ना बल। जैसे ये दीवार को मुझे धक्का देना है, तो किस दिशा में दे रहा हूँ मुझे पता है, कितना बल लग रहा है वो भी मुझे पता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये एक सदिश राशि है। फिर आ जाओ वेग, स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब तुम गाड़ी चला रहे हो उसमें स्पीडोमीटर में लिखा आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किस दिशा में जा रहे हो वो भी पता रहता है, कि पूरब में जा रहा हूँ पश्चिम में जा रहा हूँ, पता रहता है ना दिशा का भी। तो जो वेग है वो एक सदिश राशि है। क्या बच्चों, एक सदिश राशि है। ठीक हो गया। फिर आ जाओ कार्य में। कार्य एक अदिश राशि है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, अब तक के सारे क्वेश्चनों में सबसे शानदार क्वेश्चन है, और यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमसे बोला है एक वर्ग आपको दिया गया है, वेक्टर के फॉर्म में है। कह रहे हैं निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए, ए बी सी डी, इनके बारे में थोड़ा बात करना है अपने को। कह रहे हैं सह अदिम क्या होता है। सह अदिम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। ऐसे सदिश जिनका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एक ही हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वेक्टर इधर से जा रहा है और ये वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये जो ए वेक्टर है और ये जो डी वेक्टर है, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का सेम है। यहाँ से इधर गया, ये इधर आया, तो इनिशियल पॉइंट इन दोनों का यहाँ हो गया। तो ए वेक्टर और डी वेक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर होंगे, सह अदिम सदिश होंगे। फिर आ जाओ समान। समान में क्या होता है, दिशा भी समान होनी चाहिए और उनका परिमाण भी समान होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, आप बोलोगे भैया क्योंकि ये वर्ग है ए और सी समान होगा। बहुत बच्चे बोलते हैं, क्योंकि वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आमने सामने की भुजा समान है। भाई दिशा कहाँ समान है, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। अगर ये भी इधर जाता तो समान बोलता, ए और सी समान नहीं है, तो ये दिमाग से निकाल दो। देखो ये वाला इधर गया, ये वाला भी इधर आया, ठीक है, दोनों की दिशा समान हो गई। और आप जानते क्योंकि ये वर्ग है, जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। बी और डी वेक्टर, बी और डी वेक्टर ये समान है। परिमाण तो सबके समान है, दिशा हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो बी और डी इनकी दिशा समान है, परिमाण तो सबका ही समान था सारे वेक्टर्स का, तो इस वजह से ये फिर समान होंगे। अब हम आ जाते हैं संगरेख परंतु असमान। संगरेख का मतलब क्या होता है, एक के नीचे दूसरा लेकिन असमान होना चाहिए। तो देखो ये तो समान हो गया, ये और ये असमान है, क्योंकि इसकी दिशा उधर जा रही है, इसकी दिशा इधर आ रही है। ठीक है, तो ए और सी अपना संगरेख होगा, समानांतर है, संगरेख हो गया और विपरीत दिशा का है। तो इसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। ठीक है, ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख हैं। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर संरेख हैं। किसी वेक्टर को अगर लैम्डा के मल्टीपल्स के रूप में लिख दो, तो देखो ये ए को मैं ए वेक्टर बोलता हूँ, माइनस ए को मैं बी वेक्टर बोलता हूँ। तो देखो ये जो बी वेक्टर है इसको मैं लिख सकता हूँ -1 गुणा ए वेक्टर। ठीक है, -1 क्या लैम्डा की जगह पर है ना।
तो इस वेक्टर को मैंने किसी के लैम्डा के मल्टीपल्स के रूप में लिख दिया। तो ये कथन बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है, सत्य है, ट्रू। फिर आ जाओ, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, ये कथन सही है गलत है? आप अपने दिमाग में चीज़ों को रटना नहीं है। कई बच्चे क्या हो गए, इसका सही है, इसका गलत है, इसका सही है, इसका गलत है, ऐसे करके याद करेंगे। जी नहीं, अगर आप रट रहे हो तो भाई दिमाग में लोचा चल रहा है। लोचा नहीं रहेगा, आप क्रॉस एग्जाम्पल ले लो, ठीक है? जब चीज़ें नहीं आ रही तो क्रॉस एग्जाम्पल लो और चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज चलो, तभी समझ पाओगे। काउंटर एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझ नहीं पाओगे। आपको काउंटर एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। पहला वाला हमारा सत्य था, बाकी की बात करते हैं। सेकंड वाले पे आ जाओ, काउंटर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। कह रहे दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, संरेख सदिश। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए ले लिया, आई जे के, और बी वेक्टर मैंने ले लिया 2i 2j प्लस 2k। ये दोनों संरेख सदिश हैं, क्योंकि इसमें से दो वनिष्ठ आ जाएगा, बाकी यही वेक्टर आ जाएगा। बी को मैं लैम्डा ए के रूप में लिख सकता हूँ, संरेख है, ठीक। अगर मैं इसका परिमाण निकालूं, इसका परिमाण निकालूं तो आई का गुणज का वर्ग, जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग, तो ये आ जाएगा √3। अब इसका गुणज, इसका निकालता हूं मैं बी का परिमाण, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 का वर्ग, सबके गुणज का वर्ग कर दिया हमने, 2 4 4 8 और 4 12, ठीक है, 4 3 12, 2 √3 हो जाएगा। ये और ये वेक्टर संरेख है, लेकिन इनका जो परिमाण है वो अलग अलग है। तो ये क्या बोल रहा है, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। समान होता है क्या? नहीं। तो ये कथन हमारा है क्या प्यारे बच्चों? गलत है। मैंने आपको काउंटर एग्जाम्पल लेके दिखाया, ठीक। चलिए अब हम आ जाते हैं नंबर 3 में। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ठीक है। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, क्या ये बात सही है? देखिए समान परिमाण, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ए, मैंने क्या ले लिया i + 2j ले लिया, और मैंने b ले लिया 2i + j ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसका परिमाण निकालूं a का, i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग, 2 दूनी 4 और 1 5, √5 आएगा। अगर मैं b का परिमाण निकालूं i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग, तो ये भी 5 आएगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का परिमाण समान है। समान परिमाण वाले मैंने दो सदिश लिए हैं, दोनों सदिश संरेख है क्या? क्या आप इसको और इसको किसी के मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा सकते हो? ए को लैम्डा के बी के फॉर्म में, बी को लैम्डा ए के फॉर्म में दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते। तो क्या बोल रहा है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं? जी बिल्कुल नहीं होते। काउंटर एग्जाम्पल लेके दिखा दिया, तो ये कथन भी क्या है? गलत है। हो सकता है कभी कभी किसी एग्जाम्पल में बात सेट हो जाए, लेकिन मैथमेटिक्स एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें 100% एक्यूरेसी किसी चीज़ में होगी तो ही एक्सेप्ट किया जाता है। 99 करोड़ बार अगर हाँ बोल दे और एक बार ना बोल दे तो उनसे ना कहा जाएगा। इतनी पावरफुल चीज़ है ये, तो ये भी मना कर देगा, ठीक है। ये भी इसको क्या कर देगा? मना। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट में, लास्ट वाले स्टेटमेंट पे आ जाओ। कह रहे हैं समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। संरेख सदिश, अच्छा समान परिमाण भी है। चलो मैं ले लेता हूँ ए और एक ले लेता हूँ बी। संरेख भी होना चाहिए, समान भी होना चाहिए। समान परिमाण वाले दो संरेख, ठीक है। देखो मैं लेता हूँ, एक सिंपल लेता हूँ आई जे, और एक ले लिया मैंने -i - j। तो ये दोनों के दोनों, इनका परिमाण निकालोगे समान आएगा, और ये संरेख भी है। संरेख कैसे है? देखो यहाँ से माइनस का माइनस उपनिष्ठ निकालोगे, अंदर बचेगा i + j माइनस, और ये क्या अपना ए वेक्टर है, तो यहाँ माइनस अपना लैम्डा हो गया। मैंने बी वेक्टर को ए वेक्टर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा दिया, यानी कि ये दोनों वेक्टर क्या है? संरेख है, ठीक है। समान परिमाण, परिमाण समान कैसे है ये देखिए। अगर मैं ए का परिमाण निकालता हूँ, आप कहोगे सर आपने के तो लिया ही नहीं, जानबूझ के नहीं लिखा। आसान एग्जाम्पल लेते हैं,
ज़रूरी नहीं कि के लेना ही लेना है, ठीक है। समान परिमाण, तो यहाँ पर मैंने ले लिया, अच्छा ये का परिमाण निकाला ना, आई का गुणज का वर्ग के गुणज का वर्ग, तो ये हो गया √2। फिर आ जाओ, यहाँ आई का गुणज क्या -1, जे का गुणज क्या -1, तो ये भी कितना आ जाएगा √2। समान परिमाण वाले दो सदिश, संरेख सदिश समान है क्या? ये वेक्टर और ये वेक्टर समान है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होते हैं? गलत हो गया। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान नहीं होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, ठीक है। तो ये वाला कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इस तरीके से मैंने आपको पूरी प्रश्नावली क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा की जो प्रश्नावली 10.1 है उसको सबसे आसान वे में समझाते हुए मैंने आपको बता दिया। बाकी मैंने हर एक चीज़ पढ़ा रखी, करा रखी ऑलरेडी, इसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन करें और हमारे टीम को सपोर्ट करें, हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, एप्लीकेशन जो हमारे प्ले स्टोर पर आ चुके हैं उसे डाउनलोड करके अच्छी सी रेटिंग ज़रूर दें, और कोर्सेज वगैरह जो भी चल रहे हैं उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें।